शादी की है तुमसे? बेडशीट का रंग कौन सा है ये भी तुमसे पूछ कर लूंगा क्या? उसके लहजे में जहर घुला था। सबा ने घुटी घुटी नजरों से उसे देखा। उसकी तमाम तर मासूमियत और नजाकत के बावजूद उस्मान को उससे शदीद नफरत हुई थी। उस्मान को मजबूरन अपनी पसंद की लड़की को छोड़कर सबा से शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि सबा के वालिद ने उसका सारा कर्जा अदा कर दिया था। इस कर्ज के दलदल से निकलने का वाहिद यह रास्ता यही शादी थी। तुम्हारे बाप की जिद पर यह शादी की है, पर तुम नहीं जानती तुम्हारी जिंदगी में किस तरह जहन्नम करूंगा। कमीनगी से मुस्कुराते उस्मान ने उसका बाजू पकड़ा। मैंने नहीं कहा था आपको कर्ज अदा करने का। गुस्से से कहता वो खड़ा हुआ था कि तभी लाउंज में शोर सुनकर सबा ने हैरत से उसे देखा था। हम ना करते तो कौन करता? तुम तो कर्ज पर कर्ज चढ़ाते जा रहे थे नौजवान। उसे चिल्लाते देखकर रहबर साहब भी जवाबन चिल्लाए थे। इतना भी नहीं चढ़ा था, बिजनेस में लॉस तो हो ही जाता है। अपने दादा को चुप साधे देखकर वो लब भींचता बोला था। तुम्हारे बाप ने बड़ी मेहनत से बनाया है ये बिजनेस, तुम इसे संभाल लो। उस्मान शाह को देखते रहबर शाह ने अफसोस से कहा था। आप हो ना इसे संभालने के लिए, मुझे क्या जरूरत पड़ी है हाथ डालने की? रहबर साहब की बात पर वो गर्दन झटक गया था। हाँ, यहाँ थोड़ी ये काम करेगा। अगर यहाँ काम करेगा तो कैसे अपनी इस छमक छल्लों की ख्वाहिशात पूरी कर सकेगा? उसे इनकार करते देखकर रहबर साहब गुस्से से बोले थे, और वहीं अपनी महबूबा के जिक्र पर वो जब्त से मुठ्ठियां बंद कर गया था। बाबा, रहने दे ये बातें। उस्मान शाह की सुर्ख आंखों में देखती सबा ने आगे बढ़कर अपने बाबा को रोकने की कोशिश की थी। वो जानती थी अगर दोबारा मीशा का जिक्र हुआ तो वो बदतमीजी के रिकॉर्ड तोड़ने में देर नहीं लगाएगा। क्या हो गया रहबर साहब? काफी देर से ताया और भतीजे के दरमियान होती कलामी जंग में परा बेगम भी दरमियान में आई थी। उन्हें अपने शौहर की सेहत की फिक्र थी। वो हार्ट पेशेंट थे। अक्सर उस्मान से जिद बहस के बाद उनकी तबीयत बिगड़ जाती थी। ताई अम्मी, मेरा कसूर नहीं है इसमें, इन्हें मुझसे बहस करने में मजा आता है। अपनी तबीयत का भी ख्याल नहीं करते ये। अपनी ताई अम्मी को देखता वो पल्ला झाड़ता बोला था, जिस पर सबा ने लबतबात अपनी मुस्कुराहट छुपाई थी। क्यों छोड़ नहीं देते इस लड़की को मानी? अपने शौहर को पानी देती परा बेगम ने परेशानी से कहा। ये हमारी इज्जत का जनाजा उठाकर कारोबार का दिवालिया निकाल कर छोड़ेगा उसे। काफी देर से चुप हमदान शाह की आवाज गूंजी थी, जिस पर मान ने लब भींचते गर्दन झटकी थी, जैसे उसे इनकी बातों से कोई फर्क ही न पड़ता हो। जो करना है करे, मुझे मेरे पैसे वापस करे जो मैंने लोगों के कर्ज उतारे हैं। एक एक रुपया वापस कराइए मुझे। पानी का गिलास रखते रहबर साहब फिर से मैदान में उतरे थे। भाई, मेरे बाप का भी तो पैसा है आप लोगों के पास, अगर दिया है तो उनका दिया है, कौन सा अपना दिया है? अपने ताया की बात पर वो बदलिहाजी से गोया हुआ था। ये उसके अल्फाज ना थे, सब जानते थे, मगर इस वक्त उन्हें वही गलत लगा था। एक साल ही हुआ था उसे वापस पाकिस्तान आए, और वो यहाँ आते ही अपने से निचले दर्जे की लड़की पर दिल हार बैठा था, जो हर माँ अपनी मजबूरी के रोने सुनाती उससे अच्छी खासी रकम वसूल करती थी। 10 साल उस्मान शाह राहिब शाह और मिसेस राहिब के साथ डिनर पर गया था, जहाँ से वापसी पर उनकी कार के अचानक से ब्रेक फेल हुए थे और गाड़ी उनके इख्तियार से निकली थी और सामने से आते ट्रक से लगी थी। फ्रंट सीट पर बैठे मिस्टर एंड मिसेस राहिब शाह मौके पर दम तोड़ गए थे। पीछे बैठा उस्मान सदमे से ये सब होता देखकर रोते हुए बेसाकर चिल्लाया था। इस वाकये में उसे एक खरोच तक न पहुंची थी, पर उसके वालिदैन इस दुनिया में नहीं रहे थे। अपने माँ बाप को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते देखकर वो खौफजदा हो गया था। कई साल वो इसी खौफ में मुब्तला रहा था। उसके दादा हमदान शाह, ताया रहबर शाह, परा बेगम ने उसे संभाला था। रहबर शाह राहिब शाह दो भाई थे। रहबर शाह की दो बेटियां थीं। बेटा न होने की सूरत में उन्होंने उस्मान को ही अपना बेटा बनाया हुआ था। राहिब शाह के इंतकाल के बाद उन्होंने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था। उसे अच्छी तालीम के लिए लंदन भेज दिया था। 5 साल लंदन रहकर उस्मान के रंग ढंग बिल्कुल बदल गए थे। वो वहां के लोगों की तरह बेबाक और खुदसर हो गया था। घर में इकलौते होने के बायस हमदान शाह और रहबर शाह ने उसे कभी नहीं रोका था, मगर 26 साल उस्मान शाह एक दिन अपने दोस्तों के साथ आउटिंग के लिए गया था, जहाँ उसे मीशा मिली थी। वो दिखने में कोई खूबसूरत न थी, मगर अपनी अदाओं से उस्मान शाह के दिल में जगह बना गई थी। बिजनेस की पढ़ाई के बाद आते ही उस्मान ने अपने दोस्त के साथ अपना अलहदा बिजनेस शुरू करना चाहा और अपने ताया से मदद लेते शुरू भी किया था, मगर उसके दोस्त उसे चूना लगाते हुए लोगों का कर्जदारी करते भाग गए थे। एक मीशा थी जो उसकी दौलत और इकलौते बेटे होने की वजह से उसकी जान नहीं छोड़ रही थी। दिन रात फोन पर बातें करते अब सिलसिला मुलाकातों से बढ़ने लगा था। उस्मान मीशा से शादी का ख्वाहिशमंद था और जल्द उसे शादी करने का इरादा भी रखे हुए था। ये बात रहबर शाह को उनकी सोर्सेस से पता चली थी। पहले खानदान भर में भतीजे के इश्क मुआशके मशहूर हो चुके थे। ऐसे में निचले तबके की लड़की से शादी करवाना रहबर शाह के जैसे जब्त का इम्तिहान बना था, और उन्होंने उसे दो हाथ करने की तरकीब लगाई थी। उस्मान शाह पर चढ़ा लाखों का कर्ज रहबर शाह ने उतारते उसे अपना मकरूज कर दिया था। वो जानते थे इस सब में उनके भतीजे का कोई कसूर नहीं। ये सब उनके अंधे एतबार का सिला था जो उसके दोस्तों ने उसे दिया था। उस्मान बेटा, अभी तुम अपने कमरे में जाओ, अपने शौहर को समझाती फरहा बेगम ने उसे जाने के लिए कहा था।
सबा जाओ बेटा, मानी को लेकर जाओ। उस्मान का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती सबा को देखकर रहबर साहब ने खामोश बैठे हमदान शाह को देखा था, जो उनके देखने पर मुस्कुराए थे। मानी, क्यों लड़ते हो बाबा से? उसे बाहर लाती वो खफगी से गोया हुई। मैं नहीं लड़ता, ताया अब्बू लड़ते हैं। सदा का जुमला दोहराता वो सबा को देख गया। मैं मानता हूँ ताया अब्बू ने कर्ज उतारा है और मैं उनका यह एहसान जरूर चुकाऊंगा। सबा को चुप देखता वो संजीदगी से बोला, क्या तुम उस लड़की को छोड़ नहीं सकते? क्या इतनी खूबसूरत है वो? काफी टाइम से जहन में चलता सवाल वो लबों पर लाई थी। खूबसूरत नहीं है, तुम उसके सामने ज्यादा खूबसूरत, बल्कि सच कहूं तो तुम खूबसूरत हो। मीशा को ख्याल में लाता वो सबक को देखकर मुस्कुराया। वो हमेशा से उसे देख मीशा का और उसका मवाजना कर जाता था। सामने बैठी उसकी कजन सबा ने हैरत से मुंह खोले उसे देखा था। 21 साल सबा रहबर शाह की बड़ी बेटी, उसे 4 साल छोटी सिला थी। वो अपनी कजनों के साथ काफी खुशदिली से रहता आया था। हंसी मजाक, खाना पीना, हर चीज साथ करते थे। मगर उस्मान के लंदन जाने के बाद से सबा ने काफी हद तक उससे मजाक करना कम कर दिया था। मगर सिला अब भी उससे वैसे ही हंसी मजाक करती। शफाफ रंगत, तीखे नकोश की मालिक सबा ग्रेजुएशन कर चुकी थी। अब घर के कामों में फराह बेगम का हाथ बटाने लगी थी। वो उसे घर के काम काज सिखाने में लगी थी, क्योंकि अब जल्द वो सबा को उसके घर का करने का सोच रही थी। जब खूबसूरत नहीं है तो क्यों इतने दीवाने हो गए उसके? मुस्कुराकर उस्मान के खूबसूरत चेहरे को देखती वो गोया हुई। 6 फीट से निकलता हुआ कद, कसरती बदन, सुर्ख और सफेद रंगत, कुशादा पेशानी, सतवा खड़ी नाक, गहरी शरबती आंखें, गुलाबी होंठ, वो देखने में किसी रियासत का शहजादा लगता था। उसे बगौर देखती सबा धूप की रोशनी में चमकती उसकी शरबती शहद रंग आंखों को देखने लगी थी। बस अच्छी लग गई है वो मुझे। सबा के सवाल पर वो लपटपाता मुस्कुराया था। ऐसा भी क्या अच्छा लगा मानी, जिसे सोचकर मुस्कुरा रहे हो? उसे खुद में मुस्कुराते देखकर वो मुस्कुराई थी। सबा, जब तुम्हें कोई अच्छा लगेगा ना, फिर मैं बताऊंगा और मैं तुम्हारा साथ भी दूंगा। सबा के सवाल पर वो मीशा के मैसेज देखता उठा था। मुझे मोहब्बत नहीं होगी किसी से मानी। उसे जाते देखकर वो खड़ी हुई। एक बार दिखा दो मुझे भी उसकी तस्वीर। उसे मैसेज टाइप करते देख वो मुस्कुराकर बोली थी। ये लो देख लो खुश, अब मुझे जाने दो, मिलना है मुझे उससे। मीशा की तस्वीर उसे दिखाता वो उजलत में निकला था। वहीं उसे जाते देखकर मुस्कुराती हुई सबा की आंखें नम हुई थी। इंसान जिंदगी में सब कुछ करे मगर एक तरफा मोहब्बत ना करे। बेदर्दी से आंसू साफ करती वो अंदर के जाने पड़ी थी। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा तायापू। जो गलती होनी थी हो गई। मैं आज से हमारा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना चाहता हूँ। नाश्ते की मेज पर सबके साथ नाश्ता करता वो निहायत आहिस्तगी से बोला था। बेयकीनी से अपने पोते को देखते हमदान शाह मुस्कुराए थे। यही कुछ हाल रहबर शाह का था, जो अपने भतीजे को लाइन पर आते देखकर खुश हुए थे। उस्मान, ये घर बिजनेस सब तुम्हारा है मेरे बेटे। काया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो जाओगे तो मुझे बहुत खुशी होगी मेरी जान। अपने पोते को देखते हुए हमदान शाह ने खुशी का इजहार किया था। मैं इनके साथ काम करूंगा दादा अब्बू, और ताया अब्बू का कर्जा भी उतारूंगा। मुस्कुराकर कहता वो रहबर शाह को देखने लगा, जो इस बात में सर हिलाते अपने नाश्ते में मसरूफ हुए थे। ठीक है, जाओ तैयार होकर आ जाओ, हम साथ ही निकलते हैं। नाश्ते से फारिग होते रहबर शाह ने उसे देखा। मैं सिला को यूं ही छोड़कर आऊंगा, आप जब तक चलें ताया अब्बू। मुस्कुराकर कहता वो सिला को भी तैयार होने का इशारा करता अपने कमरे के संत पड़ा था। मैं नहीं कहता रहबर मेरे राहिब का खून है, इसमें थोड़ा जिद्दी है मगर मेहनती है, ज्यादा दिन काम के बगैर नहीं रह सकता। उसे जाते देखकर हमदान शाह के लहजे में फकर आया था। बिल्कुल बाबा, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। बस एक बार इसे बांध दो, ये सुधर जाएगा और इस लड़की से भी जान छूट जाएगी हमारी। मुंह साफ करते हुए कहते हुए जाने के लिए खड़े हुए थे। सबा कहाँ है बेगम? काफी देर से सबा की गैर मौजूदगी महसूस करते हुए गोया हुए। सोई हुई है, सर में दर्द था उसके। रहबर शाह के पूछने पर वो परेशानी से बता गई। तैयारी रखें बेगम, मैं जल्दी उस्मान से बात करूंगा। मुस्कुराकर कहते रहबर शाह चले गए थे। बाबा साईं, उस्मान मान जाएगा? परेशानी से अपने ससुर को देखती वो गोया हुई। मान जाएगा, ये आप हम पर छोड़ दो फरा बेटा। मुस्कुराकर कहते हुए हमदान शाह ने अपनी बहू के सर पे हाथ रखा था, जिस पर वो भी मुस्कुराई थी। 1 करोड़ का कर्ज उतारा है तुम्हारा, बाकी के 70 लाख देने हैं। इस सब के बदले मुझे क्या दोगे उस्मान? 1 हफ्ते से वो मुसलसल ऑफिस जा रहा था, अपना काम बहुत दिलजोई से करता था। तभी आज खाने से फारिग होने के बाद चाय का कहते हुए रहबर साहब हमदान साहब को साथ लिए टीवी लाउंज में आए थे, जहां उस्मान पहले से मौजूद था। चंद इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीधा मुद्दे पर आते गोया हुए। बहुत मशहूर हूँ आपका ताया अब्बू, जो आप कहें वो दूंगा। बिलाशुबा रहबर शाह ने उसे इस कर्जे की दलदल से निकाला था और अब भी निकालने का इरादा रखते थे, मगर उन्हें उससे बदले में क्या चाहिए था वो नहीं जानता था। बस इतना जानता था कि उसकी भलाई चाहते हैं। जो मैं चाहूं सोच लो उस्मान, फिर तुम मुकर जाओगे। उससे पक्का करवाते वो गोया है।
عثمان راہب شاہ اپنی زبان اپنے وعدے سے نہیں ہٹتا تھا ابو، آپ کا خون ہوں، کبھی دادا ابو اپنے کہیں سے پیچھے نہیں ہوئے، آپ بابا پیچھے نہیں ہوئے تو میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ انہیں یقین نہ کرتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں باقی کا قرضہ بھی اتار دوں گا، بدلے میں تمہیں صبا سے شادی کرنی ہوگی۔ مطمئن ہوتے رہبر صاحب نے اپنی بات رکھی تھی اور وہیں فون پر میسج ٹائپ کرتے عثمان کی انگلیاں ساکت ہوئی تھی اور فون چھوٹ کر زمین پر گرا تھا۔ چائے لے کر آتی صبا اپنے بابا کی بات سن کر وہیں اسٹل کھڑی ہوئی تھی اور سرخ نم آنکھوں سے عثمان شاہ کے ہاتھ سے گرتے فون کو دیکھا تھا۔ تایا ابو، تم نے ابھی اپنے تایا سے کہا عثمان تم مکرو گے نہیں بیٹا؟ اسے کچھ بولتے دیکھ کر ہمدان صاحب ٹوک گئے۔ اپنے بڑوں کی سیاست سمجھتا وہ لب بھیج گیا تھا، خاموشی سے فون اٹھاتا بغیر کوئی جواب دیے غصے سے جانے کے لیے مڑا تھا کہ تبھی سامنے کھڑی صبا کو دیکھ کر اسے مزید غصہ آیا تھا جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کل تک ہاں میں جواب چاہیے، جمعے کا دن کیسا رہے گا؟ بابا نکاح کے لیے۔ عثمان کو کھڑے دیکھ کر رہبر صاحب نے ہمدان صاحب سے مشورہ کیا۔ جمعے سے افضل دن بھلا کوئی ہو سکتا ہے؟ 2 دن بعد کا نکاح۔ عثمان کی اوٹ میں کھڑی صبا کی موجودگی سے انجان ہمدان صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں دادا ابو، جمعے کے دن نکاح کر لیتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ سرخ لہو چھلکاتی نظروں سے صبا کے لرزتے جسم کو دیکھتا وہ لب دباتا بولا تھا اور اس کے سن پڑھا، صبا بیٹا اچھا ہوا آپ آ گئی، ادھر آؤ میرے پاس۔ عثمان شاہ کو اس کے سمت بڑھتے دیکھ کر وہ مسکرائے تھے اور ہمدان صاحب نے محبت سے صبا کو اپنے پاس بلایا تھا جو مسلسل نفی میں سر ہلاتی نم آنکھوں سے مقابل کو دیکھ رہی تھی، جو اسے گھور کر دیکھتا اپنا چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے وہاں سے واک آؤٹ کر گیا تھا۔ میری بیٹی کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا بابا، مجھے پتا ہے۔ اپنے باپ کے مان بھرے لہجے پر وہ نم آنکھوں سے انہیں دیکھتی سر جھکا گئی۔ اسے صرف نکاح کا کہا گیا تھا مگر آج صبح سے مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی تھی۔ آفس کے لیے تیار وہ جیسے نیچے آیا اور سامنے ہی اپنی خالہ کو سبق کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ وہ دبئی سے آئی تھی اور اسے علم تک نہ ہوا۔ عثمان! اپنے بھانجا کو دیکھ کر عالیہ بیگم اٹھ کھڑی ہوئی۔ ان کے بہن کا لخت جگر کتنا بڑا ہو گیا تھا کہ آج وہ اس کی شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ بلو کلر کے سوٹ کوٹ میں ملبوس عثمان کو آفس کے لیے تیار دیکھتی وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی اور اس کے سن بڑھتی اسے سینے سے لگا گئی۔ خالہ کے آغوش میں اسے اپنی ماں سے ٹھنڈک ملی تھی، ان سے محبت سے ملتا وہ اپنے سب کزنوں کو دیکھ کر مسکرایا تھا کہ تبھی صبا کو ان سب کے درمیان میں چپ سادت دیکھ کر وہ لب بھیج گیا۔ صبا ادھر آؤ میری بات سنو۔ اپنے کزن کے بال کھینچتا وہ دھیمے لہجے میں اسے پکار گیا، صبا بیٹا ادھر آؤ۔ اس سے پہلے کہ وہ عثمان کے بلانے پر جاتی فرح بیگم نے اسے بلایا تھا۔ وہ ایک نظر غصے سے گھورتے عثمان کو دیکھتی شکر کا سانس بھرتی چلی گئی۔ نکمی کہیں کی! دانت پیستا ہوا وہ صبا کو جاتے دیکھ کر چلا گیا تھا جس کا انتظار سب کو تھا۔ آخر وہ دن آن پہنچا جہاں سب کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، وہیں 2 چہرے مرجھائے ہوئے تھے۔ ایک محبت کو چھوڑ کر وعدہ نبھانے پر مایوس تھا تو دوسرا بٹی ہوئی محبت ملنے پر افسردہ تھا۔ وائٹ کرتا پاجامہ کے ساتھ شیروانی کوٹ پہنے، بالوں کو جیل سے سیٹ کیے وہ ریلیکس گھڑی پہنے ہوئے تھا۔ پیروں میں خصے کی جگہ اس نے نیکیئر شپ کے جوتے پہنے ہوئے تھے۔ انگ انگ میں بے چینی تھی، وہ اس طرح بھی کیفیت میں ٹانگیں ہلا رہا تھا۔ دلہن آ گئی۔ کافی دیر سے انتظار میں بیٹھے سب مہمانوں نے سامنے سے بلڈ ریڈ کلر کی ہیوی لہنگا ساڑی پہنے لمبا سا گھونگھٹ کیا اپنی چھوٹی بہن اور کزنوں کی سنگت میں چل کر آتی صبا کو دیکھ کر ہر ایک کے چہرے پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ نکاح شروع کریں مولوی صاحب، اپنے پوتے کے ساتھ آ کر بیٹھتے ہمدان شاہ نے بلند آواز میں کہا تھا اور وہیں اس کے پیچھے آتے رہبر شاہ نے اپنے بھتیجے کے کندھے پر مضبوطی سے ہاتھ رکھتے اسے اپنی موجودگی کا احساس دلایا تھا۔ جب سے لب بھیجتا وہ اپنے تایا ابو کے ہاتھ رکھنے پر پہلو بدل گیا تھا۔ ان کی سیاست کا سوچ سوچ کر اسے اپنی بے وقوفی پر شدید غصہ تھا۔ اسے ہمیشہ کے علاوہ کسی اور کو اپنی زندگی میں شامل ہوتے دیکھ کر جیسے عثمان شاہ کے اندر کے جذبات مر گئے تھے۔ ایجاب و قبول کے بعد کھانا کھایا گیا تھا۔ ہلکی پھلکی بات چیت کے بعد رخصتی کے نام پر صبا کو عثمان شاہ کے کمرے میں چھڑوا دیا گیا تھا۔ کافی دیر سے مہمانوں کے بیچ میں بیٹھا وہ میشا کا نمبر ڈائل کر رہا تھا جو لگ کر نہیں دے رہا تھا کہ تبھی اس کا میسج موصول ہوا۔ کم از کم مجھ سے مل کر تو جاتی میشا۔ میشا کے اچانک سے شہر سے باہر اپنی نانی کے گھر جانے کا میسج دیکھتا وہ خفگی سے میسج ٹائپ کر گیا، کیا موبائل میں لگے ہو؟ جاؤ، وہ بچی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی مانی بیٹا۔ کافی دیر سے اپنے بھانجے کو بیزار سی شکل بنا کر بیٹھا دیکھتی عالیہ بیگم اس کے پاس آئی تھی۔ آپ کو وقت دے رہا ہوں آنی، پھر آپ چلی جائیں گی؟ کمرے میں جانے کا سوچ کر ہی جیسے اسے غصہ آیا تھا۔ میں تو ابھی یہی ہوں، پر رات کافی ہو گئی، تم کمرے میں جاؤ، صبح بات کریں گے، میں تھک گئی ہوں، اب سوئیں گے۔ عثمان شاہ کی محبت پر وہ اس کے سر پر پیار کرتی، اسے سمجھانے کے انداز میں کہتی، اسے کمرے میں جانے پر زور دینے لگی تھی۔ جاؤ، اچھا نہیں لگتا، وہ بچی کیا سوچ رہی ہوگی اس کا سوچو۔ اسے دیکھتی وہ مسکرائی تھی۔ چلیں پھر صبح ملتے ہیں، مسکرا کر کہتا وہ بے دلی سے وہاں سے اٹھا تھا۔ صبا میں مجبور تھا، تم تو نہیں تھی، سب جانتی تھی تم میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں، پھر بھی تم نے انکار نہیں کیا، کیوں؟
दिल में सोचता वो गुस्से से लब भींचे अपने कमरे की सनत पड़ा था। वो सबा से पूछना चाहता था आखिर क्यों उसने एक बटे हुए शख्स का इंतखाब किया था। डोर नॉक करता वो कमरे में एंटर हुआ था। उसे लगा था सबा रिवायती दुल्हनों की तरह अब तक उसके इंतजार में सेज सजाए बैठी होगी, मगर उससे कमरे में कहीं भी ना पाकर वो गर्दन झटकता डोर बंद करते हुए मुड़ा था कि तभी ड्रेसिंग रूम से निकलती सबा को देखकर वो एक पल के लिए स्टल हुआ था। खूबसूरत लहंगा साड़ी जिस पर पहने गए तमाम जेवरात सोने के थे, लंबे घने बालों का जूड़ा बनाया गया था, सुर्ख सफेद हाथों पर गहरा हिनाई रंग, उसमें भर भर कर पहनी गई कांच की चूड़ियां, वो तो सादगी में भी बहुत खूबसूरत लगती थी कि वो अक्सर उसे देखकर मीशा का उसका मवाजना करने लगता था। मगर अगले ही लम्हे वो अपने ख्याल पर ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़कर झटक देता था। मगर आज तो जैसे दिल ने चीख चीख कर ये माना था कि सामने खड़ी इस लड़की के सामने मीशा 0 पॉइंट पर थी। मानी, मेरा सामान नहीं है यहाँ। उस्मान शाह को टिकटिकी बांधे तकता देखकर वो रूहानसी हुई थी। तो मैं क्या करूं? मुकाबिल की नम आवाज से वो हवास में लौटता बेरुखी से बोला, ला दो प्लीज, मुझे चेंज करना था। उस्मान शाह के जवाब पर वो मजीद रोने वाली हुई। मैं क्या तुम्हारे बाप का मुलाजिम हूँ? निकाह हुए मुश्किल से कोई चंद घंटे हुए और तुम हुक्म चलाने लगी हो। सबा के दो आतिशा रूप से नजर चुराता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ। हुक्म नहीं चला रही, रिक्वेस्ट की है। उसने बदलिहाजी से बात करते देखकर सा हैरानगी से उसके मूर्ति सबा ने नम आंखों से उसे देखा था, फिर लपटपाती बोली, चुपचाप ऐसे ही सो जाओ सबा, मुझे पहले तुम पर बहुत गुस्सा है, मजीद तुम मत बढ़ाओ मेरे गुस्से को। न जाने क्यों मुकाबिल का चेंज करने का ख्याल उसे सख्त जहर लगा था। मुझे नींद नहीं आएगी मानी, नम लहजे में कहती वो उसे देखने लगी थी, जो मिरर में उभरते उसके खूबसूरत अक्स पर निगाहें जमाए, चेहरे पर सख्ती का लिबादा ओढ़े, अपनी वॉच कफ पिंस उतारते हुए उसे ही देख रहा था। ड्रेसिंग रूम में देखो, मेरी कोई शर्ट या फिर कुर्ता आ ही जाएगा तुम्हें, वो पहन लेना। शेरवानी कोट उतारते हुए वो उसके करीब से गुजरता हुआ काउच के संग पड़ा था, जिस पर वो इस बात में सहलाती जुल्ली उतारने के लिए ड्रेसिंग टेबल के संग पड़ी थी। क्यों देख रहा हूं मैं उसे बार बार? एक एक करते वो हाथों में पहनी अंगूठियां उतारने लगी थी। उसे बगौर देखता उस्मान शाह अपनी हालत पर लब दबा गया और उसका शावर लेने गया था। उस वक्त सामने खड़ी खूबसूरत बला से पीछा छुड़वाना चाहता था तो उसकी हवासों पर सवार होने लगी थी। शावर लेकर ढीले से ट्राउजर शर्ट पहने वो बालों को खुश्क करता बाहर आया कि सामने खामोशी से आंसू बहाते बालों में लगी पिंस निकालने की कोशिश में हल्कान दिखता उसके स्तन बढ़ा था। इतना सजने की क्या जरूरत थी? सबा के पीछे आता उसके बालों में लगी पिंस निकालता उसके खूबसूरत चेहरे से नजर चुराता गुस्से से बोला था, ऐसे सस्ती सवरती तुम जब अच्छी लगती जब किसी मनपसंद शख्स की दुल्हन बनती, जो तुम्हारे हुस्न की तारीफ भी करता और उसे सराहता भी। उसे चुप साधे देख कर वो एक एक करते सारे तरह के सारे पिंस निकालता हुआ अब उसे गले में पहने हैवी चौकर की डोरियां खींचकर खोलता उन्हें ढीला कर गया था कि तभी नजर उठाता सामने देखते उस्मान शाह के दिल ने एक बीट मिस की थी। बेसाख्ता सुर्ख आंखों में खुबार की सुर्खी छाई थी। आधी अधूरी ज्वेलरी में भी वो सुगवार हुस्न के साथ मुकाबिल के दिल के तार छेड़ रही थी। वो जितना उसे नजरअंदाज करने की कोशिश कर रहा था इतना ही उसमें खोने लगा था। शुक्रिया। उस्मान शाह के अल्फाज पर गले में आंसुओं का फंदा अटका था, जिस पर काबू पाती वो जल्दी जल्दी तमाम ज्वेलरी उतारकर ड्रेसिंग रूम की संग पड़ी थी। डोर नॉक होने पर सबा ने हैरान को नजरों से काउच पर सोए उस्मान शाह को देखा था। रात को जब वो चेंज करके आई थी तो वो बेड पर सो चुका था। वो भी खामोशी से उसके साथ आकर लेट गई थी। फिर वो कब वहां गया था वो परेशान हुई। सबा बेटा उठ जाओ। बाहर से आती अपनी खाला की आवाज था। वो परेशानी से उस्मान शाह को उठाने के लिए बढ़ी थी। मानी, मानी उठे, मानी प्लीज उठ जाएं, बाहर सब खड़े हैं। उसे उठाने के लिए आवाज देती वो उसे ना उठते देखकर उसका बाजू पकड़ती हिला गई। क्या है, क्यों परेशान कर रही हो? उससे से आंखें खोलता हुआ वो बरहमी से चिल्लाया था, प्लीज आहिस्ता, बाहर आंटी और बाकी सब हैं, प्लीज। मानी के चिल्लाने पर वो बेसाख्ता उसके मुंह पर हाथ रखती घबराई थी। हाथ हटाओ सबा। सबा के अचानक से करीब आने पर मानी अपने दिल की मुंतशिर हुई धड़कनों पर गहरा सांस भरता सख्ती से बोला। रात के न जाने कौन से पैर उसकी आंख खुली थी। सबा बेड पर सबा के बेहद करीब लेटा वो कितनी देर तक उसे करीब से देखता रहा, जब तो देखता जज्बात बेकाबू होते देखकर वो बेड से उठता सोफे पर सोया था। सारी रात वो उसकी वजह से सो नहीं पाया था और अब सुबह होती वो फिर से उसके सामने आ बैठी थी। सॉरी। मानी के सुर्ख आंखों में देखती वो शर्मिंदा होती हाथ हटाती पीछे हुई थी। जाओ डोर खोलो। उसे अपनी बड़ी सी ब्लैक शर्ट पर ग्रे ट्राउजर पहने लंबे आबशार बालों को कमर पर खुला देखता आहिस्तगी से बोला था, 1 मिनट रुको। इससे पहले वो उठकर आगे बढ़ती और ट्राउजर में उलझ कर गिरती, मानी ने उसकी वेस्ट पर हाथ रखते उसे रोका था। सुरख शरबती आंखें बार बार नींद टूटने के बायस काफी सुरख थी, जिसे देखकर सबा ने हैरत से उसे देखा। पहली बार किसी ने उसे ऐसे पकड़ा था, तभी दिल जैसे कानों में बजने लगा था। गिर जाती अभी।
उसे सवालिया नजरों से देखता पाकर वो उसे खड़ा करता, उसका ट्राउजर ऊपर करने लगा। मानी की सर्द उंगलियों के लम्स पर वो लब दबाती सांस रुक गई थी। यही कुछ हाल उस्मान शाह का था, जो उसकी शर्ट जरा ऊपर करता, पाँव में उलझे ट्राउजर को ऊपर टाइट करते बांधने की कोशिश कर रहा था, जो सबा की नाजुक सी वेस्ट पर अच्छा खासा ढीला था। ए पागल लड़की, ये पिन कौन लगाता है यहाँ? ट्राउजर को ऊपर की जानिब बल देते मानी के हाथ में सेफ्टी पिन चुभी थी, जिस पर वो खून निकलते देखकर गुस्से से सबा को देखता पिन निकाल गया। बहुत लूज था, टाइट करने के लिए लगाई थी। मुकाबले की मुसलसल सरसराहट करती उंगलियों पर उसकी जान लबों पर बनी थी। जाओ आप खोलो दरवाजा। गहरे सांस भरता, वो खुद को कंपोज करता, उसे ऊपर से नीचे तक देखता, अपना तकिया उठाता, बेड के संग बढ़ाता, बेड पर लेटते उसे डोर खोलने का इशारा किया। पंजों के बल ऊंची होती सबा ने चुटकी खोलने की कोशिश की थी, जो रात में उस्मान शाह ने लगाई थी। अब उसके लिए खोलना मुश्किल हुई थी। कमर पर खुलते लंबे बालों को देखता वो खोलने के लिए ब्लैंकेट साइड करता उठने लगा था कि तभी वो उछलकर खुल गई। उसे डोर खोलते देखकर वो औंधे मुंह बेड पर लेटता आंखें बंद कर गया कि तभी कमरे में दाखिल होते खवातीन ने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात से सबक को देखते एक दूसरे के समत देखकर आंख दबाई थी। पहले दिन शौहर के कपड़ों में? हाँ आंटी, कपड़े नहीं थे यहाँ मेरे। अपनी खाला की बात है वो शर्म हया से सुर्ख होती आहिस्तगी से बोली। ये अभी तक सोया हुआ है? इतनी देर से दरवाजा बजा रहे थे हम, मगर तुम लोग उठ ही नहीं रहे थे, और जब उठे तो चीख किसने मारी थी? उस्मान शाह को सोता देखकर वह शरीर लहजे में गोया हुई, और वहीं उस्मान शाह ने अपनी जख्मी उंगली को देखा था, जिससे अभी भी खून निकल रहा था। सुई काफी गहरी लगी थी। वो मेरे बाल फंस गए थे। एक नजर सोते बनते उस्मान शाह को देखती वो बहाना बना गई। चलो कोई बात नहीं, ये तुम्हारे कपड़े और सामान है, तैयार होकर आ जाओ और इसे भी उठा देना। अपनी भांजी को शर्माते देखकर वो बात खत्म करती जाने लगी थी कि तभी आलिया बेगम ने उसे उस्मान शाह को भी उठाने का कहा था। हद है, पूरा खानदान ही बेशर्म है हमारा। उनके जाते वो भड़क कर उठा था। उनकी बातों पर वो बड़ी मुश्किल से खुद पर जब्त किए पड़ा था। तभी उनके निकलते ही उठ खड़ा हुआ। कौन से बाल फंसे थे तुम्हारे? झूठ से सबक को घूरता वो उसके झूठ पर गोया हुआ था। आप चिल्लाए थे मानी। मैंने तो ऐसे झूठ बोल दिया। आपको कहा तो था आहिस्ता बोले। उसे बिलावजा गुस्सा करते देखकर वो उसे उसका किया याद दिला गई। अपने कपड़े लिए ड्रेसिंग रूम में बंद हुई थी। मानी, ये नहीं पहने, सब नीचे हैं, वो सूट पहन लें। शावर लेने के बाद अपने बाल बनाती हल्का फुल्का सा मेकअप करने लगी थी कि तभी ड्रेसिंग रूम में एंटर होते उस्मान शाह को अपने लिए ट्राउजर शर्ट निकालते देखकर वो टोक गई। वलीमे के बाद काफी मेहमान चले गए। चंद एक मेहमान रहते थे, जिनमें उस्मान शाह की खाला और सबा की मम्मा की साइड के मेहमान अभी घर पर ही थे। वो नहीं चाहती थी कि वो किसी के सामने ये जाहिर करे कि उनके दरमियान कुछ ठीक नहीं था। शादी की है तुमसे सबा मैडम? बेडशीट का रंग कौन सा है ये भी तुमसे पूछ कर लूंगा क्या? सबा के कुछ देर पहले का लहजा याद करते उसके लहजे में जहर घुला था, जिस पर सबा ने घुटी घुटी नजरों से उसे देखा। आइंदा मेरे मामला से दूर रहना, मुझे किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है। सबा की तमाम तर मासूमियत और नजाकत के बावजूद उस वक्त उस्मान को उससे शदीद नफरत हुई थी। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कोई उस पर रोक टोक करे। उस्मान को मजबूरन अपनी पसंद की लड़की छोड़कर सबा से शादी करनी पड़ी थी, क्योंकि सबा के वालिद ने उनका सारा कर्जा अदा कर दिया था। इस कर्ज उतारने के एहसान की दलदल से निकलने का वाहिद रास्ता यही था कि वो उससे शादी कर ले। वो ना कर देता, मगर हमदान शाह ने उसे उसकी जबान पर कायम रहने का कहते जैसे उसके पैर बांध दिए थे। तुम्हारे बाप की जिद पर ये शादी की है तो तुम्हें क्या लगता है कपड़े तुमसे पूछ कर पहनूंगा मैं? सबा की सुर्ख आंखों में नमी घुलते देखकर वो गुस्से से कहता कपड़े दूर फेंक गया। तुमने जानते पूछते ये शादी की है अपने बाप के साथ मिलकर, पर तुम नहीं जानती तुम्हारी जिंदगी में किस तरह जहन्नम करूंगा। कमीनगी से मुस्कुराते उस्मान ने आगे बढ़ते उसका बाजू पकड़ते उसे करीब किया था। जो करना था कर लिया तुम्हारे बाप ने, अब मैं बताऊंगा उन्हें। ख्वाब से ललची सबा की आंखों में ठहरे आंसू रुखसार पर फैले थे। बेयकीनी से उसे देखती सबा उसकी घबराहट पर खुद से आंखें बंद कर गई थी। उसे रोते देखकर वो उसे छोड़कर दूर हुआ था और गुस्से से बाथरूम में बंद हुआ था। अपने मुंह पर हाथ रखती हुए अपनी हिचकियों का गला घोंट गई थी। मेरी बेटी खुश है ना? क्या कोई बात छुपा रही अपने बाबा से? ऑफिस के लिए तैयार रहबा साहब सबा के पास आए थे, जो टीवी लाउंज में बैठी गहरी सोच में गुम थी। एक हफ्ता हो गया था उसकी शादी को, सब मेहमान जा चुके थे, मगर सबा को तो जैसे चुप लग गई थी, जिससे वो नोट करते परेशान थे। जी बाबा, बहुत खुश हूँ। रहबा शाह के सीने से लगती वो नम आंखों को छुपाती मुस्कुराई थी। उस्मान ठीक रह रहा है ना तुम्हारे साथ? अगर परेशान करे तो मुझे बताना। मोहब्बत से उसके सर पर बोसा देते हुए वो मुस्कुराए थे। अगर वो परेशान करेंगे तो आप क्या करेंगे उनके साथ? अपने बाबा के प्यार पर खुश होती वो गोया हुई। उसने मेरा बहुत से कर्ज उतारने हैं, घर से निकाल दूंगा उसे और डांट लगाऊंगा, तुम्हारे दादा अब्बू से भी क्लास लगवाऊंगा। अपनी बेटी की बात पर वो आंखें छोटी करते सोच कर कहते मुस्कुराए थे, जिस पर सबा भी खिलखिलाकर हंसी थी। ऑफिस के लिए तैयार होता उस्मान शाह नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम की सन पढ़ा था कि तभी उन दोनों बाप बेटी की बातें सुनता रुका था। सबा को खिलखिलाकर हंसते देखकर वह स्टिल हुआ था। एक साल में पहली बार उसे ऐसे हंसते देखा था।
मुझे घर से निकालने की बात पर कैसे हंस रही है, ऐसे मुंह बनाकर रोती रहती है जैसे कोई मर गया हो। सबक के हंसने की वजह सोचता वो कुलसता हुआ जाने लगा था कि तभी रहबा साहब ने उसे रोका। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम तायापू। रहबा साहब की आवाज पर मुड़ता वो दोनों हाथ बांधा अदब से सलाम कर गया। वहीं सबा के चेहरे पर नागवारी छाई थी जो उस्मान शाह की नजरों से छुपी नहीं थी। शादी के बाद से उस्मान शाह रहबा शाह से बात करना छोड़ चुका था, लेकिन वो अब भी उन्हें देखते ही सलाम करता था जो रहबा शाह को बहुत अच्छा लगता था। सबा को लाइब्रेरी जाना था, कह रही है तुम साथ ले जा रहे हो तो मीटिंग फाइल्स मुझे दे दो, मैं पहले चला जा रहा हूँ, आराम से आ जाना। अपनी बेटी के सर पे प्यार करते हुए उसके स्तन पड़े थे। मैंने कब कहा मैं ले जा रहा हूँ तुम्हें? दांत पर दांत जमाकर कहता वो सबा को घूर कर देखता मुस्कुराया था। आप भूल गए मानी, रात को तो कहा था आपने, और हम नाश्ता भी बाहर करने वाले थे आज। काम इतना करते हैं बाबा, ये भूल जाते हैं, इन्हें थोड़ा काम कम दिया करें। उस्मान शाह की बात पर रहबा साहब को अपने संग देखते देख वो मुस्कुराती हुई आगे बढ़कर उस्मान शाह के बाजू में हाथ डालती अपने बाबा को देखती खफगी से कहती मुस्कुराई थी, ये बहुत मेहनती है बेटा हमारा। तुम दोनों आराम से जाओ, मैं आज की मीटिंग अटेंड कर लूंगा। उस्मान शाह के हाथ से फाइल लेते रहबा शाह डाइनिंग रूम के संत पड़े थे। चले बानी? खुद को घूरते हुए देखती वो घबराई थी मगर मुतमईन थी। वो घर में किसी के भी सामने उससे कुछ नहीं कह सकता था। कब बोला था मैं तुम्हारे साथ बाहर नाश्ता करूंगा? बाहर आता वो उसका हाथ दूर झटकता गुस्से से गोया हुआ। आप प्लीज अभी यहाँ से चलें, मैं समझाती हूँ आपको, यहाँ नहीं। उसे गुस्सा करते देखकर वो बाहर खड़े गार्ड्स वॉचमैन को देखती आहिस्तगी से बोली थी, जिस पर वो लब भींचता गाड़ी के संग पड़ा था। बाबा को लगता है हम खुश नहीं हैं, वो आपसे नाराज हो रहे थे, तो मैंने झूठ बोल दिया आप मुझे लाइब्रेरी तक छोड़ दें, मैं बाद में खुद चली जाऊंगी। गाड़ी में बैठती वो उसे बता गई। एक उससे भरी नजर सबा के डरे सहमे खूबसूरत चेहरे पर डालता वो गाड़ी स्टार्ट कर गया। शुक्रिया, नाश्ता लाजमी कर लेना मानी। लाइब्रेरी के सामने उतरती वो उसे शुक्रिया कहती चली गई। उस्मान शाह की नजरों ने अंदर जाने तक उसका पीछा किया था। हम नाश्ता बाहर करेंगे ये भी कहा था। सबर के अल्फाज याद करता वो निचले लब पर दांत जमा गया। हेलो, कब तक निकलोगी? मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ जो घंटों तुम्हारे लिए बाहर खड़ा रहेगा। पिछले आधे घंटे से उसके इंतजार में बाहर खड़ा वो सबा का नंबर डायल करता बरहम हुआ। आप खड़े हैं बाहर? हैरत से उसे बाहर खड़े देखती वो मुस्कुराई थी। जल्दी बाहर आओ, 2 मिनट है तुम्हारे पास। सबा कभी घर से अकेली नहीं निकली थी, वो रहबा साहब या फिर उसके साथ ही बाहर आती थी, तो वो कैसे उसे यहाँ अकेला छोड़कर जा सकता था। वो जानता था उसके पास इस वक्त सिवाय मोबाइल के कोई बैग नहीं था। वो ना चाहते हुए भी उसके इंतजार में खड़ा रहा था। मुझे नहीं पता था आप रुकने वाले हैं। भाग कर आती वो हैरत से उस्मान शाह को देखती बोली थी। नाश्ता कैसा करना है? उसकी बात नजरअंदाज करता वो गया हुआ। मतलब? उसे एक और हैरत हुई। देसी पॉइंट चले? सबक को देखकर दांत पीसता वो गोया हुआ, जिस पर वो इस बात में सर हिला गई। मानी आप कहाँ हो? सामने बैठे शख्स की पुश्त पर निगाहें जमाए वो मुकाबिल को कॉल करती गोया हुई। पागल हो क्या? कहाँ हो सकती हूँ मैं? सबक के सवाल पर वो दांत पीसकर कहता सवाल पर सवाल कर गया। ऑफिस में है। नम आंखों से सामने देखती वो गोया हुई। हाँ, मेरी जबरदस्ती की बीवी, ये सवाल जवाब ना किया करो मुझसे, समझी? सबक के लहजे में नमी घुलते देखकर वह लब भींच गया। 2 माह से दोनों में बातचीत बहुत कम होती थी तो वो ऐसे सदा के बेजार लहजे में मुखातिब होता था जिससे सबा खुद ही उससे बात नहीं करती थी। क्या मुझे लेने आ सकते हैं आप? मैं मॉल में खड़ी हूँ। सुर्ख आंखों से गिरते आंसू साफ करती वो गोया हुई। मैं क्या फ्री हूँ जो तुम्हें मैडम को काम छोड़कर लेने आ जाऊं? गुस्से से कहता वो फोन देकर जब से मुट्ठियां बंद कर गया। वो जितनी कोशिश करता था उस पर गुस्सा ना करे मगर खुद ही उसे खुद पर गुस्सा करने की वजह दे देती थी। अब भी वो मीटिंग में बिजी था और वो न जाने कितनी कॉल्स करते उसे परेशान कर चुकी थी। क्यों निकली थी घर से बाहर तुम? घर पर नहीं रह सकती सुकून से? लाख जब के बावजूद तो मुकाबिल तक घर से बाहर होने का सोचकर सीखता हुआ था। अब गूंगी हो गई हो क्या? उसे जवाब में कुछ ना बोलते देखकर वो उसकी भारी होती सांसों की सांस सुनता बरहमी से गोया हुआ। सॉरी, आपको परेशान कर दिया। शबनबी लहजे में कहती वो बगैर मुकाबिल का जवाब सुने फोन बंद कर गई थी और नम धुंधली आंखों से सामने बैठे मानी और मीशा को देखते हुए अपने मोबाइल में उन दोनों के पिक बनाई थी। पापा मुझे पिक कर ले मॉल से प्लीज। अपने बाबा को कॉल करती हुए अपने नम लहजे को छुपाती हुई बोली थी। एक जख्मी नजर उन दोनों पर डालते हुए वो मॉल से निकली थी। कल उस्मान शाह की बर्थडे थी, वो उसके लिए गिफ्ट लेने आई थी, उसे सरप्राइज देना चाहती थी, मगर यहाँ आकर वो उसे मीशा के साथ बैठे देखकर खुद सरप्राइज हो गई थी। न जाने वो उससे ऐसी कौन सी बातें कर रहा था जिस पर वो 4 बार अपने बाल पीछे करती शर्माई थी। उन दोनों को सोच सोचकर उसका दिमाग खराब होने लगा था। सबा बेटा आ जाओ। उसे भाग कर निकलते देखकर रहबा शायद उसे लेने आए थे उसे पुकार गए। बाबा। नम आंखों को साफ करती वो उनके स्तन पड़ी और गाड़ी में बैठ गई। मानी यहाँ था?
गाड़ी के साइड मिरर से मॉल से निकलते मीशा के साथ मानी की पीठ देखते हुए रहबर शाह ने जब से मुट्ठियां बंद की थी। किसकी कॉल है सबा, बेटा उठाओ। मुसलसल पीछे देखते रहबर साहब ने सबा के बजते फोन पर उसे देखा। मानी की कॉल थी बाबा। नम आंखों से मुस्कुराती वो फोन स्क्रीन पर ब्लिंक करते मानी के नाम को देखती तकलीफ से लब दबा गई थी। आज उसकी बेवफाई जैसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। लाख कोशिश के बावजूद आंसू थे कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझे इस लड़के से ये उम्मीद हरगिज नहीं थी, गुस्से से कहते रहबर शाह ने गाड़ी स्टार्ट की थी। अब वो घर जाकर उसकी क्लास लेने का इरादा रखते थे। एक नजर सबर पर डालते ही रहबर शाह ने अफसोस से जाते हुए मानी को देखा था। उसे राह पर लाने के चक्कर में वो अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर चुके थे। ये ख्याल आते ही जैसे रहबर शाह का गुस्सा सवा नेजे पर पहुंचा था। फोन क्यों नहीं उठा रही थी मेरा? घर पहुंचते ही वो सबा को टीवी लॉन्च में बैठे देखकर गरजा था। मुकाबिल की गरजदार आवाज पर वो जो अपने ध्यान में बैठी थी एकदम से डर से उछली थी। किसके साथ घर आई हो? उसे डरते देखकर वो लब भींच गया। बाबा आ गए थे। एक नजर उसे देखती हुई नागवारी से निगाहों का जाविया बदल गई। तुम इस कदर बेवफा होगे मैंने कभी सोचा भी नहीं था मानी। चंद घंटे पहले वो ब्लैक डायमंड पर ब्लैक शर्ट पहने ग्रे लेदरी की जैकेट पहने हुए था और अब घर आते वो कपड़े बदल चुका था। यह देखकर सबा के गले में जैसे आंसुओं का फंदा अटका था। इधर देखकर जवाब दो मुझे। सबा का नागवारी से निगाहें मोड़ना जैसे उसे पागल कर गया था। तभी वो गुस्से से कहता उसके सन पड़ा। उस्मान। उसे सबा से चीख चीख कर बात करते देखकर रहबर साहब जो उसके इंतजार में थे उठकर वहां आए थे। खबरदार अगर मेरी बेटी से दोबारा इस लहजे में बात की तो। उसे गुस्से से देखते हुए सबा का हाथ पकड़कर अपने पीछे कर गए। हरकतें तुम्हारी खराब और चिल्ला तुम मेरी बेटी पर रहे हो। उसे हैरत से तकते देखकर वो गुस्से से धाड़े थे। अब क्या कर दिया मैंने? अपने ताया को अचानक से इतने गुस्से में देखकर वो शाने उचकाकर कहता अपना बैग लैपटॉप और कोट काउच पर रख गया। पहली बात ताया अब्बू ये मुझसे पूछ कर नहीं गई थी वहां, और दूसरी बात बदतमीजी ये कर रही थी। अभी मैं इससे बात कर रहा था और ये मुझे जवाब देने के बजाय टीवी पर नजर जमाए हुए थी। गुस्से से कहता वो रहबा साहब के पीछे खड़ी सबा को घूरिया। जो आज तुमने किया है तुम्हें क्या लगता है वो ये बच्ची भूल जाएगी आसानी से? गुस्से से कहते वो उसे सूट कोट में देखकर अफसोस से उसे ऊपर से नीचे देखते बोले थे। ऐसा भी क्या कर दिया? लेने नहीं गया मोहतरमा को इसलिए गुस्सा कर रहे हैं आप? मैंने 70 कॉल की से मगर ये तो अपनी बात कहकर फोन ऐसे बंद कर गई जैसे मैं मुलाजिम हूँ। अब फोन भी नहीं उठा रही थी मेरा। रहबर शाह के गुस्से और सबा की नाराजगी ना समझ पाता वो हैरत से कहता हंसा था। मुझसे गलती हो गई उस्मान। मैंने तुम्हें अपना खून अपने भाई का बेटा नहीं अपना बेटा समझकर सबा का हाथ तुम्हारे हाथ में दिया, ये सोचकर कि तुम आज नहीं तो कल समझ जाओगे, पर मैंने तुम्हें समझाने के चक्कर में अपनी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। अफसोस और नदामत भरे लहजे में कहते रहबर साहब ने सबा को सीने से लगाया था। क्या किया है मैंने? रहबर शाह के अल्फाज जैसे उसे अंदर तक झंझोड़ गए थे। वह हैरान परेशान सा उन्हें देखने लगा था। आप सीधे सीधे बताएंगे क्या हुआ है? सबा को रोते देखकर वो परेशान हुआ। क्या मॉल में कुछ हुआ था? मुझे बताओ, किसी ने बदतमीजी की क्या? जहन में अजीब और गरीब ख्यालात ने उसे परेशान किया था, तभी वो सबा से गोया हुआ। बस बहुत हो गया तुमसे, अब बाबा बात करेंगे। सबा अब तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। हाथ उठाकर उसे खामोश करवा दे रहबर साहब उसे अपना फैसला सुनाकर सबा को साथ ले जाने लगे, जो हैरत से अपने बाबा को देखती मजीद रोने लगी थी। वो मुकाबिल से मोहब्बत करने लगी थी। पसंदीदगी कब मोहब्बत में बदली पता ही नहीं चला था। सुर्खनम आंखों से उसे देखती हुई वो अपने बाबा के सीने पर सर रखती रोई थी कि तभी वो उसे लिए अपने कमरे के सन पड़े थे। ताया अब्बू ये मेरी बीवी है और शायद आप भूल रहे हैं आपने इसे मेरे निकाह में दिया था। आप इसे ऐसे मेरी इजाजत के बगैर नहीं ले जा सकते। रहबर साहब के रास्ते में हायल होता वो सबा का हाथ पकड़ता उसे अपनी जानिब खींच गया था। जो भी बात हुई है दादा अब्बू के सामने करेंगे, लेकिन जब तक मेरी बीवी को आप नहीं ले जा सकते। ये आप मेरी बीवी है, आपकी बेटी नहीं। मजबूती से कलाई पकड़ता वो सुरख आंखों से उसे देखता तनपन करता उसे सीने के साथ खींच कर ले गया था और रहबर साहब उसकी आंखों में जनून देखकर स्टिल हुए थे। मसला क्या है, क्यों रो रही हो? उसके कमरे में जाता वो डोर लॉक करता सबा को रोते देखकर गुस्से से गोया हुआ। आप नहीं समझेंगे। सुरखनाम आंखों से उसे देखती वो लब दबा गई। देखो सबा, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं हुआ क्या है मैं समझूंगा कैसे? खुद पर जब्त करता वो नरमी से गोया हुआ। क्या हुआ था? तुमने मुझे कई कॉल्स की, क्यों की थी? ले जाने के लिए नहीं थी, मुझे पता है। उसे कंधों से पकड़ता वो बेड पर बिठाता नरमी से गोया हुआ। पहले जब की थी, जब मुझसे परफ्यूम की बोतल टूट गई थी, उसके पैसे देने थे, मेरे पास नहीं थे, इसलिए आपको कॉल की थी। आपने फोन नहीं उठाया तो बाबा को कॉल की, उन्होंने पैसे भेज दिए थे। हिचकी भरती वो उसे आहिस्तगी से बता गई। उस वक्त मैं मीटिंग में था इसलिए नहीं उठा सका। पानी का गिलास उसके सन पढ़ाता हुआ आहिस्तगी से बोला। झूठ। पानी का गिलास दूर हटाती वो उसके झूठ पर लब भींच गई। अपने बाप से पूछ लो जाकर, कहाँ था मैं? सबा की बात पर वो गुस्से से कहता गिलास जबरदस्ती उसके हाथ में थमा गया। जब मैंने फोन किया था आपको, आप मॉल में थे अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। मैंने तो बहाने से कॉल की थी आपको, मुझे तो बाबा लेने आने वाले थे। उस्मान शाह के बदले हाजी पर वो गुस्से से कहती पानी का गिलास टेबल पर रख गई।
तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, पागल हो गई हो? उसे चिल्लाने से ज्यादा उसे इसकी बात पर गुस्सा आया था। वो आप ही थे, आपके रोलेक्स की घड़ी कहाँ है? उस्मान शाह की आंखों में आंखें डालती वो गोया हुई। वो तो गुम हो गई काफी टाइम से। सबा के अचानक से पूछने पर वो डगमगा सा गया। और ग्रे लेदर की जैकेट वो भी काफी टाइम से गुम है? उसी के अंदाज में पूछती सबा तमस्कराना मुस्कराई थी। और वहीं उस्मान ने उसे गुस्से से देखा था। वो आप थे, घड़ी आपकी, जैकेट आपकी थी, और वो लड़की मीशा थी, आप थे उसके साथ। उस्मान शाह को खामोश देखती वो उसकी शर्ट पकड़ती झंझोड़ गई। सबा, मैं ऑफिस में था और तुम्हें मीशा कैसे दिखाई दे सकती है? वो तो 2 माह से अपनी नानी की तरफ गई हुई है। गुस्से से कहता है वो उसके हाथ झटक गया। मुझे पता था आप ऐसे झूठा करेंगे, हमेशा झूठा ही तो किया है हम सबको। अफसोस से कहती वो हंसी थी, नम आंखों से उसे देखकर हंसती वो कोई दीवानी लगी थी। मेरे पास सबूत है और मैं ये सबूत दादा अब्बू को दिखाऊंगी। अपना फोन उठाती उस्मान शाह के सामने लहरा गई। क्या सबूत है, मुझे तो दिखाओ। हैरान कर नजरों से उसे देखता हुआ उसके हाथ से फोन छीन गया। पासवर्ड तब्दील किया तुमने? फोन खोलने की कोशिश में मसरूफ वो लॉक ना खुलते देखकर गुस्से से गोया हुआ। मुझे पता था आप वो डिलीट करने की कोशिश करेंगे, इसलिए चेंज किया। उसे देखती वो नम आंखों को रगड़कर साफ कर गई। मेरा यकीन करो यार, मैं 2 माह हो गए नहीं मिला उससे। हमारी शादी का भी नहीं बताया मैंने उसे, क्योंकि वो पहले अपनी नानी के घर चली गई थी। और मैं मम्मा बाबा की कसम खाकर कहता हूँ मैं सारा दिन ऑफिस में था। जैसे तुम और ताया अब्बू बोल रहे हो मुझे देखा है उसके साथ, तो मुझे एक बात दिखा तो दो। सबा को रोते देख कर वो बेसाख्ता उसे सीने से लगाता सटकर दिल से सब बता गया। आप चाचा और चाची की झूठी कसम नहीं खाए मानी, मेरा आपसे एतबार उठ जाएगा। खाए कसम, पक्का डिलीट नहीं करेंगे। उससे दूर होती वो हाथ बढ़ाती उसे कसम खाने का बोल गई। मम्मा बाबा की कसम नहीं करूंगा, क्योंकि वो मैं हूं ही नहीं। जल्दी से उसके हाथ पर हाथ रखता वो उसे पासवर्ड खोलने का इशारा कर गया। ये मैं नहीं हूँ। हैरत से मीशा के साथ बैठे शख्स के हाथ में अपनी घड़ी, जैकेट, यहाँ तक के जूते पहने देखकर वो शौक हुआ। ये आप ही हैं। उसे ना मानते देखकर सबा ने मोबाइल छीना था। बेवकूफी की हद होती है, तुमने पीछे से उसे देखा और लगा मैं हूँ? सबा के निशाने पर हाथ मारता वो अफसोस से बोला था। ये देखो मेरे बाल ऐसे हैं पीछे से। बढ़कर उसे अपने बाल दिखाता वो गोया हुआ, जिस पर सबा ने हैरत से उसे देखते हुए पिक में मौजूद शख्स के बाल देखे थे जो काफी बड़े थे। ये लड़की मीशा है, लेकिन इसके साथ मैं नहीं हूँ। सुरख आंखों से तस्वीर देखता वो लब खींच गया। मुझे तुम्हारी घड़ी बहुत पसंद है उस्मान। यार तुम रख लो। उस्मान, मैं कैसी लगूंगी इस जैकेट में? बहुत अच्छी लगोगी, ये लो पहन लो। यार मीशा, मेरे जूते रह गए रिक्शे में, वो तुमने उठाए थे। नहीं, मुझे तो नहीं मिले। अपनी हमेशा की पुरानी बातें सोचता वो गुस्से से पागल हुआ था। वो शहर में थी और उसे झूठ बोल रही थी। वो उसे चीजें लेकर किसी और को दे रही थी। ये सोच सोचकर उसका दिमाग खोलने लगा था। सॉरी मानी, मुझे लगा वो तुम थे। शर्मिंदगी से कहती सबा ने उसके सामने कान पकड़े थे। सबा की आवाज पर हवास में लौटता उसके से मुतवज्जे हुआ था। कोई बात नहीं सबा, कितने पैसे लिए तुमने ताया अब्बू से? उसके हाथ हटाता वो बात बदल गया। 40,000। आहिस्ते से कहती वो उसे देखने लगी। मैं दे दूंगा, तुम्हें उन्हें वापस कर देना, और ये पिक मेरे नंबर पर सेंड कर दो। संजीदगी से कहता वो फोन उसके संग बढ़ा गया। मानी, आप फिर से मिलोगे उससे? न जाने क्यों दिल को तसल्ली हुई थी जानकर कि वो शादी के बाद से उससे नहीं मिला, मगर अब जैसे वो उसके मिलने का सोचकर मायूस हुई थी। हाँ, मिलना तो होगा। सबक की बेयकीन आंखों में देखता वो लब दबा गया। सामने खड़ी लड़की के अपने लिए जज्बात से वो वाकिफ था, मगर हमेशा ही उसे नजरअंदाज कर देता था। मगर आज उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया था। जिस लड़की के लिए उसने अपने घर, अपनी बीवी पर तवज्जो नहीं दी, वो किसी और के साथ इन्वॉल्व थी। हैप्पी बर्थडे मानी। ड्रेसिंग टेबल पर रखे बॉक्स को खोलता वो सबक की खूबसूरत हैंड राइटिंग में लिखी बर्थडे विशेष देखकर मुस्कुराया था। रोलेक्स, अपनी फेवरेट वॉच देखता हुआ जिंदगी से भरपूर मुस्कुराते हुए कलाई पर बांधता हुआ बाहर आया था, जहां कमरे की सफाई करती सबा उसे देखकर मुबहम सा मुस्कुराई थी। गहरे जामुनी रंग के फ्रॉक में मलबूस वो लाइट सा मेकअप किए हल्के गीले बालों को खुला छोड़े हुए थी। बड़ी बड़ी ब्राउन आंखों से देखकर मुस्कुराती हुई पतली सी नाक में चमकता लौंग उसे अपनी जानिब खींच रहा था। गुलाबी लबों पर लगा न्यूड कलर उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया था, जिस पर वो लब दबाता उसके जानिब बढ़ा। हैप्पी बर्थडे मानी। उसे अपने संत बर्थडे देकर वो आहिस्तगी से बोली। थैंक यू फॉर एवरीथिंग वाइफी। सबक की कमर में हाथ डालता वो उसे करीब करता सरगोशी नुमा बोला था, और अकीदत से उसकी पिशानी पर मोहब्बत भरा पहला लम्स दिया था, जिस पर मुकाबिल का लम्स महसूस करती सबा ने सांस रोकते आंखें बंद की थी। ये लिपस्टिक कलर चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा। बंदा कलर ऐसे लगाए कि सामने वाले का दिल करे चुराने का। शर्म और हया से लरसती घनेरी पलकें देखता हुआ उसके लबों को अंगूठे से सहलाता बोला था। पहले इस कदर मोहब्बत भरा लम्स और अब हक जताने पर सबक को अपने दिल कानों में बजते बाहर निकलता महसूस हुआ था।
अभी मजीद ये ख्वाबनाक लम्हे गुजरते कि उस्मान शाह के फोन पर मीशा की कॉल आई थी। मीशा का नाम देखती सबा पल खाती उससे दूर हुई थी और वहीं उस्मान शाह उसे खुद से दूर होते देखकर लब दबाता कॉल अटेंड करता बाहर चला गया। चंद मिनट मोहब्बत के मुझ बदनसीब को खुश कर गए। नम आंखों को साफ करती वो लब दबा गई। रात के 10 बज गए थे मगर वो अभी तक नहीं लौटा था। ऑफिस से तो वो जरूरी काम का बोलकर 8 बजे ही चला गया था और अब किसी का फोन भी नहीं उठा रहा था। एक हफ्ते से उसके लिए पार्टी प्लान करती सबा का दिल तो कल ही उचाट हो गया था मगर वो फिर भी उसे सरप्राइज देना चाहती थी। सारा दिन की मेहनत के बाद जाकर उसने हॉल डेकोरेट किया था। उस्मान शाह की पसंद का खाना बनाया था। औकत भी जल्दी जल्दी तैयार हो गई थी और अब पिछले 1 घंटे से उसका नंबर डायल कर रही थी जो लग कर नहीं दे रहा था। वो नहीं आएगा बाबा, वो उसी के साथ है जो उसके लिए जरूरी है। रहबा साहब को बार बार उसे कॉल करते देखकर वो रोक गई थी। वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा बाबा। आज जैसे उस्मान शाह की बेवफाई ने उसे तोड़ दिया था। वो रहबा साहब के सीने से लगती रोती थी। ये शादी नहीं होनी चाहिए थी। मैं उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं हूँ। हमदान शाह रहबा साहब सबा को रोते देखकर परेशान हुए थे। वो मुझे पसंद नहीं करता, वो मुझसे बात भी नहीं करता बाबा। वो सुबह उसकी कॉल आई थी, वो उसी के पास है बाबा। रहबा साहब के सीने से लगी। वो फूट फूट कर रोई थी कि तभी उस्मान शाह की गाड़ी की आवाज पर वो अपने कान बंद कर गई। सबा। घर में दाखिल होता वो हॉल को सजे देखकर सबा को पुकार गया। कहाँ थे उस्मान तुम? गुस्से से कहते हमदान शाह उसके सामने आए थे। ये क्या बताएगा बाबा, होगा उस लड़की के साथ? उस्मान शाह को देखते रहबा साहब ने गुस्से से आगे बढ़कर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद किया था। मुझे लगा था तुम सुधर जाओगे उस्मान। मैं तुम्हारी हर बात को भुलाकर आगे बढ़ता रहा और तुम मेरी बेटी को परेशान करते रहे। रहबा साहब के अचानक से मारे गए थप्पड़ पर वह लब दबाता भी मुड़ा था कि एक और थप्पड़ उसके गाल पर लगा। ताया अब्बू मेरी बात सुने। मैं गया था उसके पास लेकिन जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा कुछ नहीं। सुबह आंखों से उन्हें देखता वो सबा को तलाश करने लगा। बकवास बंद करो उस्मान, बहुत बुरा हुआ तुम्हारा। उसे चुप करवाते हमदान शाह गरजे थे। दादाबू आज मैं अपनी गलती सुधार कर आया हूँ। उस लड़की को सबक सिखा कर आया हूँ। वो मेरा इस्तेमाल कर रही थी। हमदान शाह के सामने बैठता वो उन्हें सारी बात बता गया। मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई। आप सबने मुझे रोकने की कोशिश की, मैं नहीं माना, लेकिन कल सबा ने मुझे उसकी असलियत दिखाई। वो लड़की मुझसे पैसे मेरा सामान लेकर अपने आशिक को देती थी और कल मॉल में भी वही उसके साथ था। रहबा साहब को देखता उन्हें समझाने की कोशिश करने लगा जो गुस्से से रुख मोड़े हुए थे। टाइमी सबा कहाँ है? हर एक को चुप देखता वो फरा बेगम से गोया हुआ। ये सब तैयारी सबा ने तुम्हारे लिए की थी मानी, और तुम आए नहीं। रो रही है, दिल तोड़ दिया तुमने मेरी बच्ची का। नम आंखों से उसे देखती फरा बेगम ने उसे बताया। शर्मिंदगी से सर झुकाता वो सबा को उनके पीछे बैठे देखकर उसके सन बढ़ा था और उसके सामने घुटनों के बल जमीन पर बैठा था। सबा, मैं दिल नहीं तोड़ सकता तुम्हारा। अगर तुम्हारा दिल तोड़ूंगा तो मेरा भी टूट जाएगा। मैरून कलर की साड़ी पहने हुए नुकसुक से तैयार सबा के लबों पर सजा गहरा रंग देखता उसके हाथ थाम गया। एक नजर देख लो, मैं तुम्हारा हूँ, सिर्फ तुम्हारा मानी। उसे अपने संत ना देखते देखकर वो नम लहजे में गोया हुआ जिस पर वो सुरख नम आंखों से पलके उठाती उसकी नम आंखों में देखने लगी थी। मैं उसे छोड़ चुका हूँ बहुत पहले से। सबा के देखने पर वो जी उठा था। मुकाबिल की आंखों में अपने लिए मोहब्बत देखकर वो हमेशा की तरह खिल उठा था। उस्मान शाह के लाख गुस्सा करने के बावजूद उन बिराउन आंखों में उसके लिए मोहब्बत रहती थी जो अभी भी कायम थी। आई लव यू। उसके हाथ चूमता वो मुबहम सा मुस्कुराया। बोल दो जो सुनना चाहता है प्लीज। उसे जवाब में आंसू बहाते देखकर वो बेचैनी से कहता करीब हुआ। जब उन दोनों को देखते रहबा साहब हमदान शाह को अपने साथ अंदर ले गए तो वहीं फरा बेगम अपनी बेटी के लिए खुश होती सिला को चलने का इशारा करती वहां से चली गई थी। आई लव यू टू मानी। उस्मान शाह के गले में हाथ डालती वो मोहब्बत से बोली थी। आई लव यू मोर देन एवर। उसके खूबसूरत नकुश पर लम्स छोड़ता वो मोहब्बत पाश लहजे में बोला था। ऐसे कलर लगाओगी तो खा जाऊंगा। उसे गहरे सुर्ख रंग से सजे लबों का रंग चुराता वो गहरा मुस्कुराया था। शर्म हया से सुर्ख होती सबा ने उसके सीने पर सर रखा था। बड़ों के फैसले कभी आपके हक में बुरे नहीं होते, ये मुझे पता चल गया। तायाबू का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना हीरा मुझे दे दिया। उसके सर पर लब रखता वो मोहब्बत से कहता आंखें बंद कर गया। खत्म शुद। जी तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आज की स्टोरी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसे ही हमारे चैनल पे इंटरेस्टिंग स्टोरीज पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मुझे दीजिए इजाजत। जल्द हाजिर होंगी किसी नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।